हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्षिया की बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम करने वाले हैं आईआईटी टारगेट बैच में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन के पीवाईक्यूज, ठीक है, जो आईआईटी एडवांस में आए थे और जिनसे आपको आइडिया भी लगेगा कि भाई आने वाले जो एग्जाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। देखिए बेटा, बिना किसी देरी के सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन में कहा गया है उपरोक्त सेल के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन को पहचानना है। और यहां पर इस तरीके से सेल बनाया गया है कि भाई ये जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया 1 मोलर यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और जिंक की इसमें धातु की एक छड़ डाली गई। फिर यहां पर सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु लगाया गया और कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर 1 मोलर विलयन में कॉपर के इलेक्ट्रोड लगाए गए और इसको बाहर एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा भी जोड़ा गया। यानी कभी कभी ये सेल जो है विद्युत रासायनिक सेल की तरह व्यवहार करेगा और कभी कभी जो है विद्युत अपघटनी सेल की तरह व्यवहार करेगा। जैसे आप समझिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर पे जब बैटरी से हम लोग काम ले रहे होते हैं, काम लेने का मतलब है कि हमने घर पे लाइट चली गई, ठीक है, इन्वर्टर ऑन किया और फिर बाद में पंखे वंखे चलाने लगे। तो उस टाइम पर क्या होता है कि भाई लाइट चलने जाने के बाद इन्वर्टर उस जो बैटरी के अंदर जो बेटा रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत रसायन में या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करा देता है। अब मान लो लाइट जो है आ गई, ठीक है, लाइट आने के बाद अब इन्वर्टर क्या काम करेगा, जो विद्युत ऊर्जा थी उसको धीरे धीरे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना चालू कर देगा, यानी इसको हम विद्युत अपघटनी सेल की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ये समझ लिया कि बैटरी प्लस चार्जर यानी बैटरी प्लस इन्वर्टर, ठीक है, उस तरह का सर्किट बनाया गया है। अब बात ये आती है कि ये जो सेल है कब कब किस किस तरीके से व्यवहार करता है। देखिए बेटा, नर्स समीकरण आप लोगों ने पढ़ी होगी या ईएमएफ के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इन्होंने एक बात कही कि ये जो हमारे पास सेल है ये है स्टैंडर्ड सेल, ठीक है भाई। अब यहां पर अगर मैं इस सेल के लिए ई नोट ऑफ सेल कैलकुलेट करूं तो ई नोट ऑफ सेल बराबर होता है बेटा किसके बराबर, जो एनोड पर हुआ यानी जिंक प्लस Zn2 प्लस और प्लस ई नोट ऑफ कॉपर 2 प्लस, क्योंकि कॉपर का हमारे पास अपचयन होगा। भाई लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, एनोड, राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं बेटा क्या, कैथोड। तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया। अब जब मान रखेंगे बेटा यहां पर तो जिंक का Zn2 प्लस से Zn माइनस के 0.76 दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, जिंक से Zn2 प्लस, यानी हमें ऑक्सीकरण विभव चाहिए, मानक ऑक्सीकरण विभव। तो ये हो जाएगा 0.76 प्लस, क्योंकि माइनस का होगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हमें यहां पर कॉपर 2 प्लस से कॉपर, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में कैथोड होता है और कैथोड पर अपचयन होता है, ये बात सभी को जानते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉपर 2 प्लस से कॉपर चाहिए। भाई कॉपर 2 प्लस से कॉपर दे रखा है कितना बेटा, 0.34 वोल्ट, राइट। तो इसका मान क्या आ गया बेटा, 1.10 वोल्ट। अब यहां पर तीन कंडीशन बनती है मानक अपचयन विभव के बेसिस पे। अगर हमारे पास कभी भी बाह्य सर्किट एक्सटर्नल का मान 1.10 तक हो जाए, ठीक है, 1.10 वोल्ट तक हो जाए, तो यह समझ लेना उस सेल पर सेल जो है काम करना बंद कर देता है। ना तो विद्युत धारा इधर से इधर जाएगी ना उधर से इधर आएगी, ठीक है। तो यहां पर सेल जो है कार्य करना बंद कर देगा बेटा, सेल कार्य नहीं करता। अब यहां पर दो अलग अलग कंडीशन हो रहेंगी। अगर एक्सटर्नल सर्किट का मान यानी विद्युत वाहक बल का मान 1.10 से अधिक होगा बेटा, ठीक है, से अधिक होगा, तो सेल जो है बेटा वो कैसे कार्य करेगा, वो करेगा विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करता है। जो भी मानक से अगर ज्यादा हो गया तो, और मानक से अगर कम रहा बेटा तो सेल जो है विद्युत रासायनिक सेल की भांति यानी गैल्वेनिक सेल की भांति व्यवहार करेगा। तो यहां पर तीसरा पॉइंट ये होगा कि अगर एक्सटर्नल विद्युत वाहक बल 1.10 से कम है वोल्ट तो सेल विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करेगा, सेल की भांति व्यवहार करेगा बेटा, राइट। ये बात ध्यान रखनी है, तीन अलग अलग पॉइंट। एक पॉइंट ये हो गया
एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और ये हमने वैल्यू निकाली है यहां से। अब इन्होंने कहा है कि यदि एक्सटर्नल सर्किट 1.10 वोल्ट से कम है, तो बेटा कम होने का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि सेल कैसे कार्य करेगा। सोचो भाई, सेल कैसे कार्य करेगा बेटा। आप कहोगे सर जी सेल जो है विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करेगा, और अगर उसने विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार किया तो आप लोग जानते हैं विद्युत रासायनिक सेल में यानी गैल्वेनिक सेल के अंदर ये जो जिंक धातु है इसका ऑक्सीकरण होता है और ये इसमें डिसॉल्व हो जाती है, Zn2+, ठीक है, Zn2+ बनते चले जाएंगे जिंक से, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जिंक वाले इलेक्ट्रोड से कैथोड की तरफ चलने लगेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि जो कॉपर 2+ आयन होंगे बेटा, ये अवक्षेपित हो जाएंगे, निक्षेपित होने लगेंगे इस कॉपर पर, और विद्युत धारा की जो दिशा होगी बेटा वो होगी हमारे पास कैथोड से एनोड की तरफ। तो इन्होंने कहा कि यदि एक्सटर्नल सर्किट 1.10 वोल्ट है, जिंक एनोड पर घुलता है तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो ये जो स्टेटमेंट हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास सत्य स्टेटमेंट। और हम लोगों को क्या बताना है बेटा, गलत कथन बताना है कि भाई गलत कौन सा है। अब देखते हैं बेटा आगे कहानी। यदि एक्सटर्नल सर्किट यानी एक्सटर्नल विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन अथवा धारा प्रवाह नहीं होगा। मैंने बोला ही था, यदि एक्सटर्नल विद्युत वाहक बल 1.10 यानी मानक विभव सेल के बराबर हो जाए तो सेल उस टाइम पर सेल कार्य नहीं करेगा। और जब सेल कार्य नहीं करेगा तो कहीं पर ऑक्सीकरण नहीं होगा, कहीं पर अपचयन नहीं होगा, कहीं पर इलेक्ट्रॉन का चलन ही नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे तो आवेश नहीं चलेगा, आवेश नहीं चलेगा तो बेटा धारा नहीं चलेगी। राइट। तो इसका मतलब है ये बात भी हमारे पास सत्य स्टेटमेंट हो गई बेटा। अब बात करते हैं सेकंड। यदि एक्सटर्नल विद्युत वाहक बल 1.10 से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होता है। अब आप समझिएगा बेटा, यदि बाह्य विद्युत वाहक बल का मान 1.10 से ज्यादा हुआ तो सेल विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करता है, और विद्युत अपघटनी सेल जो होगा बेटा वो रासायनिक सेल, जो विद्युत रासायनिक सेल है उसका उल्टा काम करता है। यानी इलेक्ट्रॉन, यानी अगर विद्युत रासायनिक सेल में एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं तो बेटा विद्युत अपघटनी सेल में रिएक्शन रिवर्स होती है, करंट के द्वारा रिवर्स होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है, और कैथोड कौन सा है बेटा, कॉपर। तो कॉपर से कहां जाएंगे, जिंक की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की तरफ होगा। यह स्टेटमेंट भी बेटा हमारे पास सत्य स्टेटमेंट है। अब इन्होंने कहा है कि यदि एक्सटर्नल विद्युत वाहक बल का मान 1.1 वोल्ट से अधिक है तो जिंक इलेक्ट्रोड पर घुलता है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है। नहीं बेटा, क्योंकि अगर एक्सटर्नल विद्युत वाहक बल 1.10 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा हमारे पास, वो विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करेगा। और विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत रासायनिक सेल की उल्टी रिएक्शन होती है। अगर विद्युत रासायनिक सेल में मान लो यहां पर जिंक घुलता है तो विद्युत अपघटनी में जिंक निक्षेपित होगा, और अगर विद्युत रासायनिक सेल में यानी गैल्वेनिक सेल में कॉपर निक्षेपित होता है तो कॉपर अब घुलेगा। ठीक है, उल्टी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा, ये हमारे पास गलत कथन है। कैसा कथन हो गया, ये गलत कथन हो गया। तो भाई इसमें जो है आप लोग जो है ऑप्शन नंबर डी को टिक करोगे, क्योंकि हम लोगों से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत कथन है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझना है। आप लोगों को मैं एक सिंपल ही बात बताता हूं, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर ना जेई मेंस की तरह ऐसा नहीं होता कि आप देख लिया आपने ऑप्शन फटाफट फटाफट कर दिया और आगे टाइम मैनेजमेंट, बाद की चीज है। पहले ये सोचो कि अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको वो समझ में आ रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट करो, फिर अच्छे से अटेम्प्ट करते रहो। और अगर आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा और जबरदस्ती कर रहे हो तो फिर एक अलग बात है कि आप स्किप कर सकते हो। लेकिन आईआईटी एडवांस में जो एक्यूरेसी है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि जो क्वेश्चन आप करो उसको शिद्दत के साथ करो। टाइम का इतना ज्यादा नहीं सोचना होता, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि भाई सारे क्वेश्चन एकदम हो भी जाएंगे और करेक्ट हो जाएंगे। नहीं, जिस क्वेश्चन को आप समझ रहे हो उसको ध्यान से टाइम दो, एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद आंसर दो, नेगेटिव मार्किंग से बचो। ठीक है, चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ गया है, ये वाला। अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि 300 केल्विन पर एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव 2 वोल्ट है, ठीक है, ठीक है,
और अभिक्रिया जिंक से कॉपर 2+ ये दे रखा है बेटा हमारे पास, ठीक है। यदि 300 केल्विन पर साम्य स्थिरांक के लगभग होगा और आर का मान दे रखा है 8 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, एफ का मान दे रखा है 96000, ठीक है। अब यहां पर मान निकालना है साम्य स्थिरांक का। तो बेटा चलो देखो, एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, क्वेश्चन आसान है। अब यहां पर एक वाली समीकरण आप लोगों ने पढ़ी होगी जो नर्स समीकरण होती है, ठीक है। वो नर्स समीकरण आपने पढ़ी होगी, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 और यहां पर एन एफ, ठीक है, या यहां पर सॉरी एन लिखते थे हम लोग, है ना, एन लिखते थे, और यहां पर लोग प्रोडक्ट की सांद्रता और रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता। ये हम लोग बेटा मान तब यूज करते थे जब हमारे पास तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन होता था और आर का मान 8.314 लिखते थे। लेकिन यहां पर आर का मान भी थोड़ा चेंज कर रखा है और फैराडे नियतांक का मान भी चेंज कर रखा है बेटा। तो इस वजह से हम नर्स समीकरण ये वाली ना यूज कर कर इसका जो ओरिजिनल रूप है वो वाला यूज करेंगे कि माइनस के 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लोग जो हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल Zn2+ आयन की सांद्रता, और जो ठोस होते हैं वो तो हम लिखते ही नहीं। और बेटा इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉपर 2+ की सांद्रता। अब हमने ईएमएफ का मान दिया हुआ है क्या इसके अंदर भाई? अच्छा दे रखा है, एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दे भी रखा है। चलो ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भाई कि इस सेल के लिए जो ई नोट ऑफ सेल है वो दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है। तो बेटा ये रिएक्शन अभी जो है साम्य की स्थिति में नहीं है जब ईएमएफ का मान कुछ ना कुछ होता है। अब मैं कह रहा हूं कि यदि सेल साम्य पर है, साम्य पर हो, तो आप लोग जानते हैं कि साम्य पर ईएमएफ का मान कितना होता है बेटा, 0 के बराबर। तो हम लोगों ने यहां पर मान क्या रख दिया बेटा, 0 बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस 2.303, ठीक है। आर का मान इन्होंने दे रखा है 8, टेम्परेचर का मान इन्होंने दे रखा है बेटा 300 केल्विन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन में कितना परिवर्तन आया देखो, हमें पता है कि कॉपर 2+ से कॉपर गया होगा तो कितना डिफरेंस आया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया, और 1 मोल कॉपर है तो बेटा यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज आएगा हमारे पास, या इसका अगर आप एन फैक्टर भी निकालना चाहो तो हमारे पास 2 ही आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया ओवरऑल, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 रख दिया बेटा और 9600 ऐसे रख दिया भाई, 96000। और यहां पर आपको यह भी पता होगा कि जब साम्य की स्थिति आ जाती है, ठीक है, एक काम करना बेटा, ये E की वैल्यू में दे रखा है ना, तो आप लोग एक काम करना है 2.303 हटा देना, 2.303 हटा देना यहां से। तो हम लोगों के पास क्या होगा, ये जो लोग होगा बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा नेचुरल लोग में, और साम्य पर जो उत्पाद की सांद्रता और बेटा अभिकारक की सांद्रता है उसका अनुपात कहलाता है साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम, राइट। अब जरा देखो भाई, यहां से जब आप देखोगे तो 2 जीरो तो गायब हो गई, ठीक है, और भाई 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, 3 एकम 3, 3 2 3 जीरो हो गया, ये हो गया 320, ठीक है, 320 गुना 3 तो 3 जीरो जीरो हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, 3 तीन ठीक, हाँ ठीक है भाई, ये आ गया 320। अब देखो बेटा, ये वैल्यू को आप इधर ले आए या उस वैल्यू को इधर ले आए तो हमारे पास आ जाएगा ई नोट ऑफ सेल प्लस का हो जाएगा बेटा कितना, 4, अच्छा 4 भी अभी कट सकता है, ठीक है भाई, यहां पर हो गया 4 एकम 4 और ये 8 और 0 80 में हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास आ गया बेटा 1/80, 1/80, और ये आ गया नेचुरल लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ई नोट ऑफ सेल का मान कितना दे रखा है बेटा, ई नोट ऑफ सेल का मान दे रखा है 2, तो हम लोगों ने यहां पर मान रख दिया 2, 1/80 गुणा नेचुरल लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना।
अब इसको जब ब्रज गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा 160। कितना आया बेटा? 160 आया, और बराबर नेचुरल लॉग इक्विलिब्रियम। अब हमें क्या करना है? नेचुरल लॉग इक्विलिब्रियम में से नेचुरल लॉग हटाना है। मान लो क्या करना है भाई? नेचुरल लॉग जो है हमें हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसके लिए नेचुरल लॉग हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे? ई ले लेंगे बेटा। और जब हम दोनों साइड ई लेंगे बेस में, तो नेचुरल लॉग का बेस ई होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहां से जो साम्य स्थिरांक होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो ई की घात 160 के बराबर होगा। और मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको आसान ही लगा होगा, बहुत टफ तो नहीं लगा होगा। तो ई की घात 160 कहां दे रखा है बेटा? विकल्प बी में। तो आप विकल्प बी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है भाई, चलिए बेटा अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा? बेंजोइक अम्ल बनाम सोडियम हाइड्रोक्साइड की चालनीयता अनुपात का सही निरूपण होगा, यह हमें बताना है। चलिए हम आपको एक छोटी सी बात बताएंगे बेटा, कि अगर मैं बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया कराता हूं, ठीक है, बेंजोइक अम्ल क्या हो गया हमारे पास? ये बेंजोइक अम्ल है, और इसकी अभिक्रिया हमारे पास किसके साथ होगी बेटा? NaOH के साथ। तो हमारे पास सोडियम बेंजोएट बनेगा, COONA, और प्लस के वाटर। ये हमारे पास अभिक्रिया चलेगी बेटा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सपोज करो यहां पर दे रखा आयतन दे रखा है NaOH का इस वाले में, और यहां दे रखी है कंडक्टेंस। तो जो कंडक्टेंस होती है ना बेटा, यानी चालकता, कंडक्टेंस, वो विलयन में आयनों की संख्या बढ़ने पर बढ़ती है। ये बात तो ध्यान रखना, ठीक है? विलयन में आयनों की संख्या बढ़ने पर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बेटा हम लोग जानते हैं कि जो विलयन में जब आयन ज्यादा होंगे तो उनके ऊपर आवेश भी ज्यादा होगा, और जब उनके ऊपर आवेश ज्यादा होगा तो बेटा आवेश का प्रवाह भी ज्यादा होगा, धारा बहुत अच्छी चलेगी, तो इसका मतलब चालकता भी अधिक होगी। अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करो मेरे पास ना एक ये ब्यूरेट है, इसको ब्यूरेट कहते हैं, इस तरह का जो उपकरण होता है जब आप देखते हो लैब के अंदर, ये ब्यूरेट है, ठीक है? और इसे ड्रॉप करके कोई दूसरा पदार्थ गिरता है, और ये हमारे पास विलयन हो सकता है किसका बेटा जी? बेंजोइक अम्ल का। किसका हो गया बेटा? बेंजोइक एसिड का। अब सोचो, जब तक हमने इसमें, सपोज करना बेटा, जब तक हमने इसमें इसकी एक भी ड्रॉप नहीं डाली होगी, ये ऊपर क्या होगा हमारे पास? NaOH होगा। समझना इसको थोड़ा ध्यान लगा के। जब तक हमारे पास सिर्फ बेंजोइक एसिड है, अभी हमने ऊपर से एक भी ड्रॉप नहीं डाली, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, जब NaOH का आयतन बिल्कुल थोड़ा सा कम है, देख रहे होंगे, तो इस विलयन के अंदर की चालकता की बात करनी है हमें। तो बेंजोइक अम्ल जो है, क्या हुआ बेटा? बेंजोइक अम्ल जो है वो है दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल अम्ल है, तो उसमें आयनों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा है नहीं, वो टूटता है तो थोड़ा बहुत टूटता है। अब जैसे जैसे आप लोग तुरंत यहां पर इसको खोल दिया और यहां NaOH की बूंदें गिरने लगी, तो NaOH जो है उस बेंजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एकदम लवण बनाने लगेगा। अब ये क्या है बेटा? ये था हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य। और ये क्या है बेटा? लवण क्या है हमारे पास? ये प्रबल विद्युत अपघट्य। तो एकदम से क्या हुआ कि अगर इसका 1 मोल लोगे तो 1 मोल से बेटा जी वो 100% डिसोसिएट नहीं होगा, पर अगर आप इसको 1 मोल लोगे तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो तुरंत क्या हुआ, उसके तो अणु की बात करेंगे और इससे एकदम आयन जनरेट होने लगे। तो इस विलयन में जो है आयनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, आयनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा भी नहीं, धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जब आयनों की संख्या बढ़ने लगी तो बेटा चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। अब देखो बेटा, यहां पर यहां से लेकर यहां तक देखोगे तो चालकता क्या है? स्थिर है, बढ़नी चाहिए थी, ठीक है? यहां पर बढ़ी, यहां पर घटी, तो ये नहीं हो सकता, ध्यान रखना, घट नहीं सकती।
यहां पर बढ़ी, ये भी मान लेते हैं। अब हमारा आंसर या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब एक टाइम बाद सोचिए, जब हमारे पास एक तुल्यांक बिंदु आएगा, जब पूरा का पूरा इसके अंदर बेंजोइक अम्ल उदासीन हो चुका होगा NaOH से, और चालकता तो होगी ही ज्यादा उस टाइम पर। अगर हम अब अतिरिक्त NaOH डालेंगे और ज्यादा NaOH डालेंगे, अधिक्य में NaOH डालेंगे, तो NaOH किस तरह का क्षार है? NaOH एक प्रबल क्षार है, और प्रबल क्षार 100% टूटता है क्योंकि उसका वियोजन की डिग्री 1 होती है। तो जैसे जैसे इसके अंदर NaOH आने लगेगा तो और Na पॉजिटिव और OH माइनस आने लगेंगे, और आप लोग जानते हैं OH माइनस की जो चालकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो बेटा आगे चल के भी क्या होगी, चालकता बढ़ेगी। अब इसमें आपने देखा एक तुल्यांकी बिंदु, मान लो इन्होंने ये तुल्यांकी बिंदु ये कंसिडर कर लिया होगा, और यहां पर तुल्यांकी बिंदु हमने यहां पर ये कंसिडर कर लिया, मान लिया होगा। तो ये उसके बाद कह रहे हैं कि NaOH और डालोगे तो चालकता फिर कम हो जाएगी, ऐसा थोड़ा ही होगा बेटा। लेकिन ये कह रहा है कि एक बार उदासीन हो गया 100% और NaOH डालोगे तो और ज्यादा चालकता बढ़ जाएगी। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो बी होगा, इसका आंसर सी नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब देखिए भाई आगे, ठीक है। अब देखते हैं बेटा अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इन्होंने कहा है कथन 1 तथा कथन 2 पर विचार करें। विद्युत अपघटन की सांद्रता में कमी के साथ चालकता सदैव बढ़ती है, और विद्युत अपघटन की सांद्रता में कमी के कारण मोलर चालकता सदैव, देखो बेटा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी के साथ, एक तो इन्होंने सांद्रता में क्या कर दिया, कमी कर दी बेटा, और ये जो चालकता दी है ये हमें नॉर्मल चालकता की बात करी है, सी वाली, या जिसको जी से डिनोट करते हैं, चालकता की बात करिए, मोलर चालकता की बात नहीं करिए। सदैव बढ़ती है बेटा, ऐसा होता है, हम लोग ये बात जानते हैं, अगर आपको भी याद होगा, जब विलयन के अंदर मान लो लवण की मात्रा कम है तो फिर आयन कम होंगे, आयन कम होंगे, आवेश कम होगा, आवेश कम होगा तो आवेश का प्रवाह कम होगा, आवेश का प्रवाह कम होगा तो बेटा धारा कम चलेगी, धारा कम चलेगी तो बेटा चालकता भी कम ही होगी। अब इसके विपरीत बात करते हैं, अगर मान लो मैंने किसी विलयन के अंदर कोई लवण लिया, अधिक सांद्रता में, ज्यादा मात्रा में लिया, और वो मैंने पास क्या है, 100% टूट भी गया, मतलब मैंने प्रबल अम्ल ले रखा है या प्रबल क्षार ले रखा है या कोई लवण ले रखा है, तो जैसे जैसे वो टूटता जाएगा पानी के अंदर घोलने के बाद, तो उससे आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो आयनों का प्रभाव होगा, आवेश का प्रभाव होगा, धारा अच्छी चलेगी, चालकता बढ़ेगी। तो जो पहली बेटा, ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है ना कि चालकता सदैव बढ़ती है, नहीं, ये हमारे पास असत्य कथन है, ये हमारे पास असत्य, चालकता बेटा बढ़ती है सदैव। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है, हाँ, सांद्रता में कमी के कारण, नहीं, सांद्रता में अगर बढ़ोतरी होगी तो बेटा चालकता बढ़ती है, तो ये गलत हो गया, कमी नहीं करनी चाहिए हमें। अब ये विद्युत अपघटन की सांद्रता में कमी आने पर, अब इन्होंने फिर से सांद्रता में क्या कर दी, कमी कर दी, इस बार मोलर चालकता की बात करिए, इस नॉर्मल चालकता की बात नहीं करी, मोलर चालकता। मोलर चालकता का सूत्र होता है 1000 कापा बटे एम। यहां पर नंबर ऑफ आयन जो होते हैं बेटा वो कांस्टेंट होते हैं, 1 मोल। तो इन्होंने कहा है कि भाई अगर हम सांद्रता में कमी करेंगे तो हम यहां पर मोलर चालकता और सांद्रता क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती हो गई। तो बेटा कमी के कारण क्या मोलर चालकता सदैव बढ़ती है? सोचिए भाई, क्या मोलर चालकता सदैव बढ़ती है? फटाफट बताइए। तो आप कहोगे सर जी बात तो सही है, ये बात हमें सही लग रही है, तो इसको हमने क्या कर दिया बेटा, जिसको हमने सत्य कर दिया। अब हमारे पास कथन दे रखा है कि स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। स्टेटमेंट 1 क्या है बेटा, गलत है, और स्टेटमेंट 2 सही है। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास यही आंसर करेक्ट माना जाएगा। इस वाले को आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों के। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, इन्होंने क्या कहा है, यदि एक चालकता सेल दे रखा है जिसमें NaCl के 10 मोल वाला 20 ml विलयन भरा हुआ है कि मोलर चालकता Am है, ये मोलर चालकता दे रखी है Am1 तथा अन्य, अच्छा लैम्डा m1 होगी थोड़ी, तथा अन्य समान
सेल में जिसमें NaCl के 20 मोल वाला 80 ml विलयन भरा हुआ है तो मोलर चालकता λ2 है। इन दोनों में सेलों द्वारा प्रदर्शित चालकताएं समान है। ठीक है, इन दोनों सेलों द्वारा प्रदर्शित चालकताएं समान है, तब λ1 और λ2 का अनुपात क्या होगा, में संबंध क्या होगा, ये बताना है। देखो बेटा, हम लोगों ने एक बात करी, सिंपली बात जो क्लियरिटी है, λm1 का फॉर्मूला होगा 1000 कापा बटे m1, यही होगी बेटा। λm1 बराबर 1000 कापा बटे m1, या λm1 भी कह लो आप। जो दूसरा सेल होगा λ2, क्योंकि समान सेल है, उसी सेल को चेंज कर रखा है, बस अलग अलग सांद्रताएं अलग अलग ले रखी है। और इन्होंने जो इन दोनों सेलों की जो चालकताएं समान है, ये जो प्रदर्शित चालकताएं होंगी, ठीक है, λ1 क्या होगी, मोलर चालकता है। ये इसकी होगी विशिष्ट चालकताएं, जिनको ये समान कह रहा है। तो यहां से आप लोग क्या रिलेट करोगे बेटा, λ1 और λ2 के हिसाब से, कि λm1 बटे λm2 भाग करोगे तो 1000 से 1000 कैंसिल। अब K1 और K2 भी बराबर है, क्योंकि इन्होंने बोला है प्रदर्शित चालकताएं समान है। तो हमारे पास आएगा m2 बटे m1, यानी जो सांद्रता है वो m2 बटे m1 आएगा। तो बेटा अगर हम यहां पर इसके कितने रखे बेटा, 10 मोल 20 ml में, और इसके लिए रखे थे 20 मोल 80 ml में। तो बेटा यहां पर हम लोग लिखेंगे इसके 20 मोल बटे आयतन कितना होगा, 80। अनुपात है इसलिए हम इसको लीटर में चेंज नहीं कर रहे, वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मोल बटे 20 ml। अब आप देख सकते हो कि भाई इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो गायब हो गई, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा तो बेटा हो जाएगा 4/8, यानी ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो जो λm1 हुई हमारे पास, λm1 वो हो गई λ 1/2 और यहां पर λ2 के बराबर। तो रिलेशन क्या आएगा हमारे पास, λm1, अच्छा ये दे रखा है हाँ, कि λ2 ब्रज गुणा कर लो आप इसकी, 2 गुणा λm1। जब ब्रज गुणा करोगे बेटा λm2 बराबर 2 गुणा λm1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1। इसको आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। सरल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। ठीक है, एक तरीके से फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं था। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। कथन का क्वेश्चन है बेटा ये। इन्होंने कहा है कि Ki के लिए मोलर चालकताएं तनुता के साथ तीव्रता से बढ़ती है, और कार्बोनिक अम्ल के लिए मोलर चालकताएं तनुता के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। उपयुक्त कथनों पर संदर्भ के नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प लिखिए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी एनसीईआरटी का याद होगा, या आपको अपनी नोटबुक याद होगी बेटा, उसमें ना एक ग्राफ पढ़ाया गया था, इस तरह का ग्राफ, जहां पर लिखा था मोलर चालकता और यहां पर लिखा था √C। और आपको याद होगा इसमें दो तरह के इस तरह से थे भाई, एक तो ये ग्राफ था और एक ये वाला ग्राफ था। और ये क्या होगा हमारे पास, ये हुआ करता था परबल विद्युत अपघट्य के लिए, परबल विद्युत अपघट्य। इवन क्लास में या नोट उसमें बुक में KCL के लिए दे रखा था आई गैस। ठीक है, और ये होगा बेटा हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इन्होंने सोचा है कि जो Ki के लिए मोलर सांद्रता है तनुता के साथ, ठीक है, तीव्र रूप से बढ़ती है। अब आप लोग समझिएगा, जब हम उधर से इधर चलेंगे ना बेटा, उधर से इधर चलेंगे तो तनुता इंक्रीज होती है, और इधर से इधर जाने पर सांद्रता इंक्रीज होती है। इतनी बात समझ लेना। अब देखो बेटा यहां पर, अब यहां पर देखो,
जब हम इधर से इधर चल रहे हैं, क्योंकि तनुता बढ़ाने पे बोला है ना इसने पहले स्टेटमेंट में कि तनुता के साथ जैसे तनुता बढ़ाओगे तो बेटा मोलर चालकता तीव्रता से बढ़ेगी। तो जब मैं इस वाले लाइन पे जाऊंगा परबल विद्युत भट्टे यानी KCL क्या होगा या KI क्या होगा बेटा, परबल विद्युत भट्टे, ध्यान से देखो KI क्या है बेटा, परबल विद्युत अपघट्य है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई जैसे जैसे तनुता बढ़ा रहे हो वैसे वैसे धीरे धीरे करके, एकदम से तेज नहीं, धीरे धीरे करके जो है मोलर चालकता बढ़ रही है, और ये कह रहा है कि एकदम तीव्रता से बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास गलत कथन हो गया। अब देखो नेक्स्ट, कार्बोनिक अम्ल के लिए यानी जो दुर्बल विद्युत भट्टे है, जैसे जैसे मैं तनुता बढ़ाऊंगा तो एकदम ऐसे ऐसे उठ जाती है, ये लाइन एकदम से उठ जाती है। इसका मतलब है कि ये तीव्रता में बढ़ोतरी हुई। अब इन्होंने कहा कि कार्बोनिक अम्ल के लिए मोलर चालकता तनुता के साथ धीरे धीरे नहीं, यहां पर तीव्रता होना चाहिए था, क्योंकि एकदम से स्लोप ऐसे उठ गया। तो बेटा ये भी गलत क्या हो गया हमारे पास, ये भी गलत कथन हो गया बेटा। तो दोनों ही कथन क्या हो गए हमारे पास, गलत हो गए। दोनों ही कथन क्या हो गए बेटा हमारे पास, कथन हो गए गलत। तो कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों गलत है? ऐसा बिल्कुल है। तो आप लोग बी वाले को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। समझ आई बात? चलिए बेटा अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट वगैरह निकालनी है। तो आप लोग जानते होंगे सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक का मान क्या होता था बेटा, कुछ याद आया हो आप लोगों को? L/A, ठीक है। L/A मतलब अगर लेंथ हमारे पास मीटर में है तो क्षेत्रफल हमारे पास मीटर वर्ग में होगा, काट दोगे पावर तो ये 1/मीटर या मीटर इनवर्स, ये सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है। तो जो सेल स्थिरांक का मान होगा बेटा, वो सेल स्थिरांक हमसे जुड़ा होगा थर्ड में, ठीक है। मोलर चालकता, मोलर चालकता का आप लोग जानते होंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। तो मोलर चालकता बेटा होगी हमारे पास इस तरीके से 1 नंबर पे। चालकता ओम इनवर्स होती है, ठीक है, या फिर ये विशिष्ट चालकता है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगी बेटा। तो ये हमारे पास सी का हो जाएगा 4। वैद्युत अपघटन के लिए वियोजन की मात्रा, भाई वियोजन की मात्रा जो होती है अल्फा, वो तो विमाहीन होती है ना बेटा, तो सेकंड हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ए का होना चाहिए थर्ड, ए का थर्ड यहां है, ए का थर्ड यहां है, तो भाई सेकंड वाला और डी वाला ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखिए, बी का होना चाहिए फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट यहां भी है, बी का फर्स्ट यहां भी है, अच्छा बी का फर्स्ट यहां भी है, तो बी डिसाइड नहीं कर रहा। फिर दे रखा है चालकता 4, तो सी का होना चाहिए बेटा क्या 4, तो सी का 4, यहां पे सी का सेकंड है, यहां पे सी का 4 है, तो आंसर मैच हो गया बेटा जी। तो आप लोग टिक करोगे सी पे, ठीक है। आपने टिक क्या करा बेटा, सी पे, तो सी को टिक करके हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर हमारे पास क्या है, याद रखने वाला क्वेश्चन है वैसे ये, सीसा संचायक बैटरी के संदर्भ में सही कथनों को चुने, ठीक है। सीसा संचायक सेल में सही कथनों को चुने। बैटरी आवेशन के दौरान एनोड पर PbSO4 और PbO2 में परिवर्तित होता है। नहीं बेटा, आपको याद होगा बैटरी में जो एनोड है, एनोड इसमें लेड का होता है Pb, और Pb जाता है Pb+2 में, और यहां पर दे रखा कि PbSO4 PbO2 में कन्वर्ट होता है, नहीं। जबकि PbO2 का तो क्या होता है बेटा, कैथोड होता है, याद हो तो होगा ना थोड़ा बहुत, ये क्या होगा बेटा, कैथोड होगा इसका। तो भाई ये तो गलत हो गया, पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई भाई। तो जहां पर ए दे रखा है वो तो आंसर हो नहीं सकते, तो इसका मतलब है इसका आंसर सी तो कतई नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। इसका आंसर सी तो कतई नहीं हो सकता। अब देखो बेटा आगे कहानी क्या है। अब इन्होंने कहा कि बैटरी के आवेशन के दौरान कैथोड पर PbSO4 और PbO2 में परिवर्तित होता है जब उसको आवेशन कर रहे होते हैं।
कैथोड पर PbSO4 PbO2 में कन्वर्ट, देखो यानी बैटरी को चार्ज के दौरान हम लोग ये बात जानते हैं बेटा कि यहां पर PbO2 जो है, अगर नॉर्मल जब हम बैटरी से, वो विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेकेंडरी बैटरी होती है, द्वितीयक बैटरी होती है, यहां पर होता है लेड, ठीक है, और यहां होता है सपोज करो PbSO4 विलियन के अंदर, PbSO4 H2SO4 ये सब विलियन के अंदर होते हैं। तो देखो बेटा जनरली क्या होता है, अगर हमारे पास विद्युत रासायनिक सेल होता, गैल्वेनिक सेल की तरह व्यवहार करता, तो लेड PbSO4 में कन्वर्ट होता, ठीक है, और PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट होता, क्योंकि यहां पर लेड की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, वहां +4 है और यहां पर +2 है, तो 0 से +2 गया ऑक्सीकरण, +4 से +2 गया तो अपचयन। लेकिन आवेशन के दौरान, आवेशन के दौरान का मतलब है कि आप उसको चार्ज कर रहे हो, बाह्य सर्किट से जोड़ दिया आप लोगों ने, तो बाह्य सर्किट से जोड़ने का मतलब है कि अब जैसे ही हम आवेश देंगे, ठीक है, आवेशन करते समय, ठीक है, सेल विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, आवेशन करते समय सेल विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करता है बेटा। अब आप सोचिएगा, ठीक है, आप ये सोचिएगा कि जब आवेशन करते समय सेल विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करेगा, तो जो गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है उसका रिवर्स रिएक्शन होगी, और रिवर्स रिएक्शन कैसी होगी कि भाई PbSO4 अब PbO2 में जाएगा और PbSO4 लेड में ऐसे जाएगा, उल्टा होगा, मतलब है ना। तो हमने देखा कि भाई बैटरी के आवेशन के दौरान कैथोड पर PbSO4 PbO2 में परिवर्तित होता है, ये बात हमारे पास क्या हो गई, सत्य हो गई बेटा। तो बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा, हालांकि बी अभी सभी में है। सीसा संचायक बैटरी में लेड का एक ग्रिड होता है जिसपे भरा हुआ PbO2 एनोड के रूप में कार्य करता है। देखो PbO2 जो है बेटा वो कैथोड की तरह व्यवहार करता है, मैंने यहां भी लिखा था, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया बेटा, गलत कथन हो गया, ठीक है। अब सीसा संचायक बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में 38% सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन होता है। हमें पता है कि यहां पर इसमें जो बैटरी होती है घरों में यूज होती है, उसमें H2SO4 विलयन जो है एज अ विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है, तो ये बात करेक्ट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये वाली जो कथन हो गया ये भी हमारे पास क्या हो गया बेटा, सत्य हो गया। तो हमारे पास जो सत्य या सही कथन होंगे वो कथन होंगे हमारे पास बी व डी। अब बी व डी किस में दे रखे हैं बेटा, विकल्प ए में, तो आप विकल्प ए को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। एक बार पढ़ लो, देख लो, कोई टेंशन हो तो बताओ भाई फटाफट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है ये, आप लोगों को इसमें से छांटना है करेक्ट आंसर, कुछ आप लोगों ने याद किया कि नहीं याद किया, ठीक है, तो वो सारी बातें जो हैं आप लोगों को बेटा करनी पड़ेगी, आज इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले क्या है, सेलों को पहचानना, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, तो यहां पर जो जो आपको याद आ रहा हो वो करो आप, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सूची 1 सूची 2, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, बी का सेकंड होगा क्यों नहीं, सी का सेकंड, सी का 4, देखो भाई PbSO4 H2O Pba और PbO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से देखना बेटा। अभी मैंने थोड़ी, क्योंकि मैं रिलेट करना चाहता हूं पिछले क्वेश्चन से इसको, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आवेशन करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स होती है। देखो ये तो जो ऐसे कर रहा हूं मैं, ये तो विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करा द्वितीयक बैटरी ने, पर जब इसकी बात करेंगे, मतलब जब आवेशन करेंगे, आवेशन करते समय विद्युत अपघटनी सेल की तरह व्यवहार होता है, और विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत रासायनिक की उल्टी रिएक्शन होती है, तो जो PbSO4 है वो लेड में भी कन्वर्ट होगा और PbSO4 PbO2 में भी कन्वर्ट होगा। तो अब अगला क्वेश्चन ना मुझे इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन लग रहा है, मतलब हिंट में, कि यहां पर जो PbSO4 है ये अकेला Pb में भी कन्वर्ट हुआ और PbO2 में भी कन्वर्ट हुआ, तो इससे मुझे द्वितीयक बैटरी का निरावेशन, द्वितीयक बैटरी का आवेशन, ठीक है। तो मुझे यहां से समझ में आ गया कि भाई ये मैच कर रहा है
द्वितीयक बैटरी के आवेशन को। सी का 4 देखो बेटा कहीं दे रखा है क्या? यहां पर सी का थर्ड दे रखा है, सी का सेकंड, सी का थर्ड। मुझे आंसर तो पता चल चुका है कि सी आंसर है। ठीक है, अब देखो बेटा H2 यानी DO2 वाटर। आपने पढ़ा होगा कि D जो है ईंधन सेल की तरह व्यवहार करता है। ये थर्ड दे रखा है और ये मैच भी हो रहा है कि D का थर्ड है। तो D का थर्ड भी हो गया, मतलब दो मैच हो गए हमारे पास। D का थर्ड भी हो गया और भाई C का 4 भी हो गया। ठीक है, और बाकी तो फिर आप समझदार हो ही कि जिंक मरकरी ZnO ये प्राथमिक बैटरी की रिएक्शन है, ये सेकेंडरी बैटरी की अभिक्रिया है। जो निकल कैडमियम सेल होता है, बटन सेल होता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राफ मोलर चालकता लैम्डा एम बनाम रूट सी के मध्य सही है? देखो बेटा, अगर हम यहां पर KCl और NaCl को समझे ना, NaCl के 1 मोल लें और KCl का 1 मोल लें, ठीक है, तो हमें पता है कि मोलर चालकता का मतलब होता है कि 1 मोल विद्युत अपघट्य की विलयन की चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। टूटने के बाद ये टूटेगा Na+ और Cl- में, और ये टूटेगा K+ और Cl- में। अगर आप देखो कि दोनों के दोनों Cl- तो बराबर जनरेट कर रहे हैं और Cl- द्वारा जो योगदान होगा मोलर चालकता में वो भी बराबर का है। अगर कहीं डिफरेंस है ना बेटा, तो वो डिफरेंस है Na+ और K+ की। अब Na+ और K+ के जलीय विलयन की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ये जलीय विलयन में टूटे होंगे। ठीक है, जलीय विलयन में। तो आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं, आप लोगों ने शायद एस ब्लॉक पढ़ा भी होगा। जब हम वास्तविक सेल के बारे में, वास्तविक साइज के बारे में बात करते हैं, वास्तविक आकार के हिसाब से हमें पता है कि लिथियम पॉजिटिव का आकार छोटा है, Na+, फिर K+, ऐसे चलता है ये, Rb+ आदि। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जब इनको हम पानी में घोलेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेट हो जाना, या ठीक है, या जल योजन हो जाना। तो जो हाइड्रेटेड होगा बेटा, सबसे पहले हम कहेंगे आवेश घनत्व। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज बटे आकार, यानी साइज। तो हम लोगों ने देखा बेटा कि लिथियम का चार्ज तो सब पर +1 है, आकार छोटा है, तो बेटा आकार छोटा होने पर आवेश घनत्व किसका ज्यादा होगा? बेटा लिथियम का होगा ज्यादा, और इसका रुबिडियम का क्या होगा? सबसे कम होगा। तो जो आवेश घनत्व का ऑर्डर आएगा वो आएगा लिथियम पॉजिटिव, फिर Na+, फिर K+, और फिर Rb+। अगर सीजियम लोगे तो सीजियम पॉजिटिव भी आएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि जो जल होता है ना, जल वो होता है एक ध्रुवीय विलायक। जल क्या है बेटा हमारे पास? ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। एक क्या होता है बेटा? धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो वो जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो फिर एक साइज, एक हाइड्रेटेड आयन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रेटेड आयन। तो अगर हम यहां पर हाइड्रेशन की बात करें, हाइड्रेटेड साइज की बात करें, ज्यादा पानी किसके साथ लगेंगे बेटा? लिथियम के साथ, क्योंकि इस पर आवेश घनत्व ज्यादा है। तो हाइड्रेटेड साइज जो होता है वो लिथियम पॉजिटिव एक्वस, सोडियम पॉजिटिव एक्वस और K पॉजिटिव एक्वस, ऐसे होता है भाई। यानी ये साइज में बड़े होते हैं। ध्यान रखना बेटा, चालकता दो चीजों पर भी निर्भर करती है, एक तो आयनों की संख्या पर और दूसरा बेटा मोबिलिटी यानी गतिशीलता पर। अब क्योंकि जो दोनों के दोनों बराबर बराबर आयन दे रहे हैं, क्लोरीन भी जिनमें बराबर है आकार के हिसाब से, तो Na+ और K+ के हिसाब को देखते हुए हम ये चेक करेंगे किसकी गतिशीलता ज्यादा होगी। हम लोगों को ये पता है कि पानी के अंदर जो हाइड्रेटेड आकार है, जो जल योजित आकार है, वो सोडियम का ज्यादा है और पोटेशियम का थोड़ा छोटा है। अब यहां पर मैं कंपटीशन करवा रहा हूं दो लोगों के बीच में, रेस लगवा रहा हूं। एक है मोटा आदमी, और मोटे आदमी को कह दूं कि भाई चल भाई भाग, तो वो भागेगा थोड़ा स्लो स्लो, है कि नहीं। और एक है बेटा पतला आदमी, जिसको कहा मैंने भाग, तो वो भागेगा पूरी तेज तेज। तो जिसका आकार बड़ा होता है, हाइड्रेटेड आकार बड़ा होगा बेटा, उसको चलने में दिक्कत होती है, उसकी गतिशीलता कम होती है, और उसकी जो कंडक्टेंस होगी यानी चालकता होगी, चाहे वो मोलर चालकता हो चाहे कैसी भी हो, वो हमेशा कम रहेगी। तो देखो बेटा,
KCl को हमेशा ऊपर दिखाना था और NaCl को नीचे दिखाना था, क्योंकि K प्लस का हाइड्रेटेड आकार छोटा है तो बेटा चालकता इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। राइट और रॉन्ग? अगर हम कंडक्टेंस की बात करें या चालकता की बात करें भाई, तो चालकता के हिसाब से साइज का उल्टा कर दो, तो हम कहेंगे भाई K प्लस एक्वस की चालकता ज्यादा होगी Na प्लस एक्वस से, और ये हमेशा होगा, ऐसा नहीं कि क्रॉस हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास बेटा जी गलत, ठीक है। अब ये हमारे पास क्रॉस कर गया, ये भी गलत, ये क्रॉस कर गया, ये भी गलत। यहां पर ऊपर KCl है और नीचे बेटा NaCl है। यहां पर हमारे पास KCl है और यहां पर बेटा हमारे पास NaCl है। तो जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा विकल्प सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, या जिसको समझ में लग रहा होगा कि भाई इसमें क्या क्या लिंक है, क्या क्या दिमाग लगाना है, वो सारी बातें, इसको बेसिक से मैंने आप लोगों को समझाया कि भाई ग्राफ वाला क्वेश्चन है, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। चलो भाई, हो गया। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे सामने? यहां पर कहा गया है निम्नलिखित अर्धशैलों के लिए, निम्नलिखित अर्धशैलों के लिए 298 केल्विन पर मानक अपचयन विभव नीचे दिए गए हैं, और यहां पर दे रखा है NO3 माइनस 3H प्लस, और ये NO, और भाई वाटर ऐसे बना लेता है, और ऐसे 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 4 दे रखा है। उन धातुओं की संख्या को जलीय विलयन में बताइए जो NO3 द्वारा ऑक्सीकृत होंगे। देखो बेटा, सीधी बात यह है, NO3 का जो मानक अपचयन विभव है, ये मानक अपचयन विभव दे रखे, 3 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, वो दे रखा है ये, ठीक है। तो हम लोग ना दो दो ऐसे करके क्या करेंगे कि जो पेयर बनाकर देखेंगे, नाइट्रेट का वेनेडियम के साथ, नाइट्रेट का Fe के साथ, नाइट्रेट का Ag के साथ, और नाइट्रेट का कॉपर के साथ। अब बेटा जी नाइट्रेट किसी को ऑक्सीकृत कब कर सकता है? ध्यान रखना बेटा, एक नोट पॉइंट, जब हमारे पास एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। आपको पता है कि एनोड पर क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण। कैथोड पर क्या होता है बेटा? अपचयन। अपचयन। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो एक बात याद होगी बेटा, कि अगर हमें दो धातुओं को चुनना है, दो स्पीसीज को चुनना है कि हम कैथोड किसका बनाएं, ठीक है, तो आपने सुना होगा कैथोड इज मेड ऑफ दैट मेटल हुज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ग्रेटर। मतलब कैथोड उसका बनाते हैं जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। मानक अपचयन विभव बेटा अधिक होता है। तो अगर मान लो हमने नाइट्रेट को कैथोड बना लिया, ठीक है, कैथोड बना लिया, और फिर उसके हिसाब से चेक करें दूसरे इलेक्ट्रोड की क्या इसका हम एनोड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, मैं इसका पेयर बना रहा हूं, क्योंकि अगर यहां पर ये सेल काम कर गया नाइट्रेट के साथ, तो सीधी बात है कि नाइट्रेट का फिर क्या बनेगा? कैथोड, और इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होगा तो बेटा ऑक्सीकृत कर देगा कौन सी धातु को? वेनेडियम धातु को ऑक्सीकृत कर देगा। अब देखो बेटा, यहां पर इन दोनों में मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है? 0.97 का मान ज्यादा है किससे? माइनस के 1.19 से। तो इन दोनों में मानक अपचयन विभव नाइट्रेट का ज्यादा हुआ, ठीक है, एज कंपेयर टू वेनेडियम 2+ का। तो कैथोड किसका बनना चाहिए? इस वाले का। एनोड फिर किसका बनना चाहिए? इस वाले का। और एनोड इसका बना, इसका मतलब है कि इस वेनेडियम धातु को ऑक्सीकृत करा जा सकता है। फिर हम कंपेयर करेंगे अब किसमें बेटा? नाइट्रेट और Fe3+ को, यानी आयरन धातु को। आयरन धातु वाले केस में जो ई नोट ऑफ सेल है वो माइनस के 0.04 वोल्ट है। अब फिर से क्या होगा? नाइट्रेट का मान ज्यादा है, तो नाइट्रेट का क्या बना सकते हैं बेटा? कैथोड बना सकते हो। नाइट्रेट का क्या बना सकते हो? कैथोड बना सकते हो। और आयरन का क्या बनाओगे? फिर एनोड बनाओगे, यानी एनोड बनेगा तो फिर इसका ऑक्सीकरण होगा, तो ये भी ऑक्सीकृत हो सकती है। आगे देखिए, ये 0.97 को जब हम कंपेयर करेंगे सिल्वर आयन के साथ, अब इसके साथ मतलब सिल्वर धातु के साथ,
तो मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है? 0.97। किससे? 0.8 से। तो कैथोड किसका बनना चाहिए? नाइट्रेट का। एनोड किसका बनना चाहिए? सिल्वर का। अब सिल्वर का अगर एनोड बना तो सिल्वर भी क्या हो जाएगी? ऑक्सीकृत हो जाएगी भाई, बिकॉज एनोड पर तो ऑक्सीकरण होता ही है। अब देखो, अब बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड में 0.97 और 1.4 में 1.4 बड़ा है। इस बार क्या होगा बेटा? कैथोड इसका बनेगा और अब उसको एनोड बनाना पड़ेगा, यानी नाइट्रेट आयन इसको ऑक्सीकृत नहीं करता, ये उसी को कर देगा। तो इन चार धातुओं में से जो वेनेडियम, आयरन और सिल्वर और गोल्ड दे रखा है, इन चार में से कितनी धातुएं जिनका ऑक्सीकरण नाइट्रेट कर सकता है, गिनकर बतानी थी हमें। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर होगा 3। कितना आंसर आ गया बेटा? इसका आंसर आ गया हमारे पास 3। समझ आई कि नहीं आई बात? यस और नो? आई होप समझ में आ गई होगी भाई, आई होप। चलिए करो करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। देख भाई, अब बेटा हमारे सामने क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथनों की संख्या बतानी है। और इस तरीके से हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, हमें संख्या बतानी है, 1 2 3 4, ना कि टिक करना है। ई सहल एक गहन प्राचल है। आपको पता है कि ये तो एक सीधी सी बात है कि जो ई नोट ऑफ सेल या ई सेल होता है, ये विद्युत की मात्रा पर, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। तो ये प्राचाल यानी एक तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक ऋणात्मक ई नोट का अर्थ है कि रेडॉक्स युग्म H+ और H2 युग्म की तुलना में प्रबल अपचायक है। बिल्कुल समझ सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप लोगों ने कुछ धातु देखी होंगी। जब हाइड्रोजन की बात करें, H+ हाइड्रोजन, तो बेटा या H+ 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है बेटा? ई नोट ऑफ सेल का मान होता है 0। और नीचे कोई भी धातु हो, नीचे कोई भी धातु दे रखी हो आपके पास, कॉपर हो, ठीक है, मरकरी हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, इनके लिए ई नोट ऑफ सेल का मान क्या होता है बेटा? धनात्मक। और ऊपर कोई भी दे रखा हो, जैसे जिंक हो, ठीक है, अब क्रोमियम हो, इनके लिए ई नोट ऑफ सेल का मान होता है ऋणात्मक, ठीक है। और चाहे इसको आप ऐसे मान लो, Zn से Zn2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स फलाना ढिमकाना, और क्रोमियम 3+ प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स फलाना ढिमकाना। ये आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी बेटा। अब इसमें समझिएगा, ऊपर वाली धातुओं का मानक अपचयन विभव कम है, तो जिनका मानक अपचयन विभव नेगेटिव होगा वो अपचयन तो कर नहीं सकती, वो क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगी। और जिनका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऋणात्मक ई नोट का अर्थ है कि रेडॉक्स युग्म यानी वो जो भी धातु रही होगी, जो भी स्पीसीज रही होगी, वो इससे ऊपर रही होगी, प्रबल अपचायक होगी। भाई इसकी तुलना में जो ऊपर रहा होगा वो प्रबल अपचायक ही होगा, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण आसानी से हो सकता है, उसका अपचयन तो अच्छे से हो नहीं सकता। तो जो बी स्टेटमेंट है बेटा, ये भी हमारे पास क्या हो गई? सत्य स्टेटमेंट हो गई। ऑक्सीकरण तथा अपचयन के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर करती है। बिल्कुल करती है। कोई भी रिएक्शन हो, आपको पता है, जैसे हम लोगों ने सिंपली एक बात करी कि Zn2+ 2Ag+ और 2Ag+ के Zn2+, और यहां पर होता था Zn। तो आपको पता था कि भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसी की वजह से तो हम 2 अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ते थे, फिर गुणा भाग करते थे, ताकि वो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो बेटा वो स्टोइकियोमेट्री कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करती थी कि जो कुल आवेश को दर्शाती थी कि भाई कितने आवेश का जो है आदान प्रदान हुआ या भाई प्रवाह हुआ। अब आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो धारा भी इस पर निर्भर करती है, स्टोइकियोमेट्री पर, नंबर 1 2 3 पर। तो ये भी क्या हो गई बेटा? हमारे पास सत्य स्टेटमेंट हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहा है कि विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा विद्युत विघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। यह स्टेटमेंट भी बेटा आपके पास करेक्ट हो गई। तो भाई यहां पर जो हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, वो चारों के चारों करेक्ट है। और ये क्वेश्चन टिक मार्क वाला नहीं था कि ABCD, ये वाला था कि भाई कितने कथन सत्य हैं। तो वहां पर आपको 4 संख्या में के हिसाब से आप इसको 4 लिखोगे
और आगे जो है भाई बढ़ जाओगे। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें सांद्रता दे रखी है आयनों की, और ये ठोस है, कॉपर सॉलिड और एसएन सॉलिड टीन। 298 केल्विन पर उपरोक्त अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन x गुणा 10 की घात माइनस किलो जूल प्रति मोल है। ठीक है, x का मान बताना है क्या होगा। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा, ध्यान रखना है मानक नहीं है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, मानक गिब्स नहीं है, सिर्फ गिब्स है, और ये दे रखा है हमें, और निकटतम पूर्णांक में मान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है, हम लोग ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ई नॉट ऑफ सेल नर्स समीकरण में प्रयोग में आएगा। तो जब इसकी लिखेंगे ई नॉट ऑफ सेल बराबर होगा यहां पर ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर 2 प्लस, और प्लस ई नॉट से बेटा एसएन 2 प्लस से किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा, ये एसएन में कन्वर्ट हुआ, देख लो यहां पर। अब हमें जो मान दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो कॉपर 2 प्लस से कॉपर दे रखा है, हमें चाहिए कॉपर से कॉपर 2 प्लस, तो इसको उल्टा कर लो, माइनस के 0.34 वोल्ट लिख लो। अब देखो प्लस एसएन 2 प्लस से एसएन चाहिए, एसएन 2 प्लस से एसएन दे रखा है माइनस के, फिर हमने लिख दिया माइनस के 0.14 वोल्ट, सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस के 0.48 वोल्ट। समझ में आई बात, ये मान आ गया बेटा हमारे पास किसका, माइनस के 0.48 वोल्ट, ई नॉट ऑफ सेल का मान। अब यहां पर ईएमएफ निकालेंगे बेटा, ईएमएफ ऑफ सेल बराबर होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस के, ठीक है, माइनस के 0.0591 अपॉन में एन लोग, यहां पर प्रोडक्ट की तरफ क्या लिखेंगे बेटा, कॉपर 2 प्लस की सांद्रता, और यहां पर लिखेंगे एसएन 2 प्लस की सांद्रता। ठोस को तो लिखा नहीं करते तो हटा दिया हमने। अब कुल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कितना हुआ है बेटा, यहां पर 0 है और 1 है, और 0 से जब 2 प्लस में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन आया, और यहां पर लिखा भी 1 मोल है, तो केवल आवेश जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे वो 2 मोल होंगे बेटा। तो हम लोगों ने ये मान रख दिया माइनस के 0.48 वोल्ट, ठीक है, माइनस के 0.48 वोल्ट, माइनस के 0.0591 अपॉन में 2, यहां पर लिख दिया आपने लोग। अब कॉपर 2 प्लस का मान कितना दे रखा है दोस्तों, कॉपर 2 प्लस की सांद्रता दे रखी है 0.01, यानी इसको लिखेंगे हम लोग 1 गुणा 10 की घात माइनस 2, और यहां दे रखा है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 3, इसको रखेंगे। तो अब आप समझने की कोशिश करिएगा, 10 की घात माइनस 2 से 10 की घात माइनस 3 चला गया, ऊपर चला गया तो लोग 10 आ गया बेटा। तो ये होगा हमारे पास माइनस के 0.48 माइनस के 0. बेटा इसको मैं 0.06 लिख रहा हूं, थोड़ा आसान पड़ेगा ना, 0.062, और यहां पर लोग 10, लोग 10 का मान हो गया 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 0.48 माइनस 0.03, इसको हटाएंगे भाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा ईएमएफ बराबर माइनस के 0.51, कितना हो गया बेटा ये, माइनस के 0.51। अब आप लोगों को गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है, अब आप लोगों को गिब्स मुक्त ऊर्जा और उसके बीच का एक संबंध याद आ रहा होगा, वो क्या होगा बेटा, सोचिए कि आप लोग जानते हो गिब्स मुक्त ऊर्जा और उसमें संबंध होता है डेल्टा जी बराबर माइनस के एन एफ ई, माइनस के एन एफ ई। डेल्टा जी का मान कितना दे रखा है बेटा, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन x गुणा 10 की घात माइनस 1, ठीक है, और हमें पूर्णांक में मान देखना है भाई, और ये मुक्त हुई ऊर्जा है तो इसका मान शायद माइनस में होगा, देखते हैं अभी। x गुणा 10 की घात माइनस 1 बराबर n का मतलब हो गया 2, माइनस 2 गुणा f हो गया 96, मान कितना दे रखा है बेटा 500,
और भाई हमारे पास हो गया ई की वैल्यू। ई की वैल्यू कितनी आई है, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा यहां पर। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया 0.51। तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। अब आप इसको हल करोगे बेटा, हल करने के बाद 10 की घात -1, चलो जो भी है, x का मान आएगा हमारे पास 2 गुणा 96500 इंटू में 0.5 और यहां पर 0.1 है, मतलब 10 की घात -1 को 10 0 लिख सकते हैं। ये पॉइंट चला गया तो ये पॉइंट हटा दो, 5 से रख दिया आपने। ठीक है, 0.51 या 5.1 ऐसे कर दिया। अब इसकी आपको भाई थोड़ी गुणा भाग करनी पड़ेगी और सही आंसर निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसकी थोड़ी सी गुणा भाग करनी पड़ेगी आपको। चलिए भाई देखो, अरे अंकल, दो गुणा 96500, ठीक है, 96500, उसके बाद होगा हमारे पास इंटू में 0.5, अरे यार गलत हो गया, 96500 गुणा 5.1, 96 समथिंग आएगा भाई इसका आंसर। ये आएगा बेटा हमारे पास 9843। ओहो, एक गलती हो गई भाई हमसे, हमने यहाँ पर किलो जूल लिखना था, तो इसको ठीक कर लेते हैं भाई। ये हमने जूल में रख दिया, तो हम लोग किलो जूल में रखेंगे, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। तो ये x गुणा 100 बराबर 2 गुणा 96500 इंटू में 0.51 ऐसे लिख लो। तो हम लोगों ने क्या करा भाई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गायब कर दिए। अब x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, कितनी भाई, 2 गुणा 965, तो ये वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 984.3 के आसपास। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना आंसर आ गया आपका। और ये वैल्यू देखो भाई, मेरी वैल्यू 984 क्यों आई है, क्योंकि मैंने यहां पर 0.06 ले लिया था। अगर आप 0.0591 लोगे तो ये 983 समथिंग आएगा राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो मेन कंसर्न था बेटा कि क्वेश्चन कैसे समझना है। तो आपको सिंपली क्या करना था कि इस वाली इक्वेशन को देखते हुए आपको सबसे पहले ई नोट निकालना था। ई नोट निकालने के बाद आपको ईएमएफ निकालना था। ईएमएफ और गिब्स फ्री एनर्जी में जो रिलेशन होता है डेल्टा जी बराबर माइनस के NFE, इसका यूज करते हुए एक्स की वैल्यू, बस इसको ध्यान रखना था किलो जूल में। तो हमने पहले स्टार्टिंग में जब मैंने कैलकुलेशन करी थी तो वो थोड़ा बड़ा मान आ रहा था बेटा कैलकुलेट करके, तब मेरा ध्यान गया कि अच्छा मैंने खुद ही किलो जूल नहीं रख, मतलब उसको किलो जूल में रख दिया, जबकि मुझे उसको जूल में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा, तो फिर ये 100 आ गया, इससे ये कट गया, फाइनली हमारे पास 984.3 अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, इन्होंने क्या कहा है, सेल PtH2 जिसमें एक वायुमंडल दाब H प्लस एक्वस 1 मोलर और Fe एक्वस Fe2 प्लस एक्वस प्लेटिनम पर विचार करें। जब 298 केल्विन पर सेल का विभव दे रखा है बेटा, ये 0.71 वोल्ट है, तो अनुपात Fe+2 और Fe+3 है, दिया है, तो अनुपात दिया है। अच्छा ठीक है, ये हमें निकालना है इसका अनुपात, Fe+2 से Fe+3 का अनुपात, सांद्रताओं का अनुपात निकालना है, निकटतम पूर्णांकों में बताना है। और यहां पर Fe+3 से Fe+2 और Fe3+ से
प्लेटिनम 0.071 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, कर लेते हैं, इसमें क्या है भाई। और इस मान का यूज हमें 0.06 रखना है, ना कि 0.0591। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले इस सेल की बात कर लेते हैं। इस सेल में हमारे पास अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो ई नोट ऑफ सेल होगा बेटा इस रिएक्शन का, हम लोग यहां से देखकर, आप लोगों को सर ने बताया होगा कि भाई किस तरीके से हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बेटा कि यहां पर हमारे पास होगा ई नोट ऑफ, ये हमारे पास एनोड को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या करेगा बेटा, इधर वाला हिस्सा ब्रिज से इधर वाला हिस्सा कैथोड की तरह। तो यहां पर एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण लिखते हुए हम लिखेंगे H2 से H+, H2 से H+, और जो भी है प्लेटिनम वगैरह ना, और प्लस ई नोट यहां पर Fe+3 से Fe2+, ये हो गया। अब इसका मान जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका ई नोट का मान होता है बेटा 0, प्लस Fe3+ से Fe प्लेटिनम का मान दे रखा है इन्होंने 0.771 वोल्ट। प्लस का ही है और प्लस का हमें चाहिए था। तो जो ई नोट ऑफ सेल आया बेटा, ई नोट ऑफ सेल वो आ गया हमारे पास इतना 0.771 वोल्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इस सेल की, हमें ना समीकरण बनानी पड़ेगी जिस पर हम नस्ट इक्वेशन लगा सकें। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर सेल की समीकरण बनाता हूं तो मैं कहूंगा एनोड पर क्या हुआ होगा बेटा, हाइड्रोजन का 1 मोल, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 मोल 2H+ में कन्वर्ट हुआ होगा, 2H+ में कन्वर्ट हुआ होगा और 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिए होंगे। फिर मैं कह रहा हूं बेटा कैथोड पर क्या हुआ होगा, फिर कैथोड पर आप कहोगे होगा क्या, Fe+3 ने 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करा होगा और Fe2+ बना लिया होगा। अब इन दोनों रिएक्शन को इस तरीके से हमें ऐड करना है। ठीक है, इन रिएक्शन को हमें इस तरीके से ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो मैंने इस रिएक्शन को क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस के 2 Fe+3, 2 Fe+2 और 2H+, ये हमारे पास सेल की अभिक्रिया है जिस पर हमें नर्स्ट की समीकरण लगानी है। अब जब इस पर हम नर्स्ट की समीकरण लगाएंगे दोस्तों, तो हम कहेंगे EMF यानी E ऑफ सेल बराबर होगा ई नोट ऑफ सेल माइनस के 0.06 यूज करना इसने बोला हुआ है। ठीक है, अपॉन एन। एन कितने बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, अगर आप ध्यान से देखो ओवरऑल 2 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो एन का मान हमने रख दिया बेटा 2 लोग। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है बेटा, Fe+2 इसका वर्ग, इसकी सांद्रता का वर्ग, और भाई Fe3+ इसकी सांद्रता का वर्ग, यहां पर H+ की सांद्रता इसका वर्ग, और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का दाब होगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन का दाब उन्होंने एक वायुमंडल दे रखा है और H+ का जो वो है सांद्रता है वो 1 मोलर दे रखी है, तो आप यहां पर 1 का वर्ग करोगे तब भी 1 और यहां पर 1 रखोगे तब भी 1। तो ई ऑफ सेल का मान हमें दे रखा है 0.712। ई नोट ऑफ सेल हमने कैलकुलेट करा है 0.771। अब माइनस के 0.0 गुणा कर दोगे तो बेटा ये हो जाएगा कितना भाई, 3 हो जाएगा, या 6 डिवाइड बाय 2 ऐसे लिख लो, लोग Fe+2 और Fe+3 इसकी पावर होल पावर को आपने 2 कर दिया, होल पावर को क्या कर दिया आपने 2 कर दिया बेटा, कॉमन ले ली। अब हमने क्या काम करा आगे चल के, 0.712 बराबर, एक मिनट दो भाई, 0.771 माइनस 0.06 अपॉन में 2, वो 2 आगे आ गया बेटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना एक फॉर्मूला log m की पावर n, तो n log m हो जाता है, तो ये 2 इधर आ गया, तो हमारे पास 2 आगे आ गया, log Fe+2 यहां पर लिख दिया, पर Fe+3 बेटा मैंने यहां पर लिख दिया, राइट। अब हुआ क्या कि 2 से 2 बेटा ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो इस नेगेटिव वाले मान को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ,
तो हमारे पास होगा बेटा 0.06 लोग Fe2 प्लस Fe+3 बराबर 0.771 माइनस, ये इधर होके माइनस हो जाएगा बेटा, है ना, तो 0.712। अब इसको भाई हल करना पड़ेगा। पॉइंट 771 माइनस 0.712, तो ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 0.059, ठीक है, और ये था 0.06 लोग Fe2 प्लस और भाई Fe3 प्लस, ये दे रखा था हमारे पास, तो ये था 0.06। ध्यान रखना बेटा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, अरे रुको यार, ये वैल्यू 0.06 है, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, 9 को हटा दे तो ये 0.06 ही होगा बेटा। तो एक तरीके से ये क्या हो गया बेटा, कट गया। तो हमारे पास लोग Fe2 प्लस और बेटा Fe+3 बराबर 1 आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो नेचुरल लोग होता है उसका बेस होता है E, और ये जो लोग है LOG वाला, इसका बेस होता है 10। तो इसके आधार पर हम दोनों साइड में 10-10 ले लें तो ये लोग खत्म हो जाएगा बेटा, लोग 10। यहां पर क्या बचेगा बेटा, Fe2 प्लस इसकी सांद्रता और Fe3 प्लस इसकी सांद्रता बराबर 10 की घात 1 का मतलब हो गया 10। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 10। आंसर कितना आ गया बेटा जी, 10 आ गया। तो हम लोगों ने देखा भाई, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक मिनट भाई, दूसरी क्लास का समय तो नहीं हुआ। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 10 आ गया। और यही हम लोगों से पूछा था Fe+2 से Fe+3 की सांद्रता। तो अब इसको 10 लिख दोगे और आगे बढ़ जाओगे। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन ना मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा भाई, एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, और एक दो क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैंने करवा तो दिए ही हैं। इन्होंने कहा है कि अभिक्रिया Pd+2 4 क्लोरीन PdCl माइनस, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है शायद, साम्य स्थिरांक का मान निकालना है। अरे यार, PdCl4 3 माइनस होना, 2 माइनस होना चाहिए। PdCl4, हाँ PdCl4 2 माइनस, ऐसे कर लो बेटा इसको। हाँ, PD मिसप्रिंटिंग कर दिया उन्होंने, Cl को 4 कर देना और यहां पर माइनस के 2 के लिए साम्य स्थिरांक का लघु गुणक यानी लोग निकालना है, ठीक है। निकटतम पूर्णांक में दिया है 2.303 RT की जगह पर आप 0.06 लिखोगे, और दोनों अभिक्रियाओं के लिए आप लोगों को क्या कहा गया है भाई, Pd+2 से PD और PdCl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये दे रखा है, ठीक है। डन 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 डन। इस रिएक्शन के लिए हमें निकालना है, ये कंप्लीट सेल की अभिक्रिया है और इन दोनों सेल की अभिक्रियाओं से हमें उसको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, Pd+2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, तो Pd+2 हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसको छेड़ना नहीं है। तो हमारे पास PD, ठीक है, या डायरेक्ट भी आपको आता होगा, इस सेल के लिए आप लोग क्या निकाल लो, E0 ऑफ सेल निकाल लो। E0 ऑफ सेल होगा E0 ऑफ Pd+2। Pd+2 से क्या बेटा, घुमा लो, कुछ मिसिंग तो नहीं है बेटा, कुछ तो मिसिंग है लग रहा है मुझे। एक बार बेटा मैं इसको क्वेश्चन को चेक कर लूं, लेड इसमें गायब है, लेड 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 गायब है। एक मिनट देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें तो अलग दे रखा है, अच्छा इसमें अलग दे रखा है, अच्छा टी के लिए साम्य स्थिरांक की तो गुणक का निकटतम बताना है जब Pd+2।
देखो बेटा, पीडी प्लस के 4 क्लोरीन, अच्छा ठीक है अब क्लियर है। देखते हैं क्या होता है इसमें। इस वाली अभिक्रिया में पीडी प्लस 2 लेफ्ट में बेटा, तो इस वाली रिएक्शन को आप ऐसे ही रखो, ठीक है। आगे देखते हैं, पीडी प्लस 2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स पीडी सॉलिड, ठीक है, पीडी सॉलिड। और यहां पर हमने क्या लिखा है भाई, ई नोट ऑफ जो ई नोट दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 0.83 वोल्ट। टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब दूसरी रिएक्शन में जब आप देखोगे तो यहां पर 4 क्लोरीन जो है बेटा वो लेफ्ट हैंड साइड में और यहां पर 4 क्लोरीन राइट साइड में। तो इस रिएक्शन को आप उल्टा कर लो, और जैसे आप इस रिएक्शन को उल्टा करोगे तो पीडी सॉलिड प्लस 4Cl माइनस, और यहां पर आएगा बेटा हमारे पास पीडी Cl4 2 माइनस प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो ई नोट ऑफ सेल होगा बेटा या ई नोट होगा वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन को पलटने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 0.65 वोल्ट। अब दोनों रिएक्शन को जब आप ऐड करोगे तो आपको याद होगा हाफ सेल की रिएक्शन को ऐड करने पर, कंप्लीट सेल की रिएक्शन आ जाती है और हम ई नोट को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये पीडी सॉलिड है तो पीडी सॉलिड से पीडी सॉलिड कैंसिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वही इक्वेशन आई जो हमें चाहिए थी, पीडी प्लस 2 4Cl माइनस और बेटा पीडी Cl4 2 माइनस। अब इस रिएक्शन के लिए जब ई नोट ऑफ सेल की बात करोगे तो आपको पता है कि दोनों का हमें ऐड करना होता है बिना स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई करे हुए। तो 0.83 दोनों को ऐड करेंगे माइनस के 0.65, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 0.83 माइनस 0.65, तो ये हो गया बेटा 0.18 वोल्ट, ठीक है, 0.18 वोल्ट। तो देखो बेटा, अब हम लोग जानते हैं एक इक्वेशन को कि ई नोट ऑफ सेल, अगर आप लोग जानते हो नर्स समीकरण में कि ई ऑफ सेल बराबर होता है ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.06 बटे एन लोग, और यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे लिखा करते हैं। तो हम लोग अगर कहेंगे बेटा एट इक्विलिब्रियम यानी साम्य पर, तो जो ई ऑफ सेल होता है बेटा उसका मान कितना हो जाएगा 0, तो इसका मान कितना हो गया बेटा 0 हो गया। तो ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.06 बटे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा बेटा, पीडी प्लस 2 से अगर आप देखोगे यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ओवरऑल, 2 से 2 का ही हुआ, कट रहे हैं 2 के 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आप 2 लिख दोगे, ये हो जाएगा लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें इसकी पूरी वैल्यू निकालनी है। अब ई नोट ऑफ सेल कितना है 0.18, हम इसको इधर ले जाते हैं तो 0.06 अपॉन में 2, ठीक है, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर हो गया 0.18। अब देखो बेटा पॉइंट हटाया, ठीक है, तो हम लोगों ने 6 1 जा 6, 6 3 जा ये, 2 3 जा 6 हो गया। तो लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6। तो आप 6 वाले को टिक कर दोगे और आई होप आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो भाइयों आज की क्लास में इतना ही रखता हूं। 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के नोट्स में जो है होमवर्क छोड़ दूंगा, उसको आप कर लेना और अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।